तो आज का जो क्वेश्चन पेपर है ये साउथ वेस्टर्न रेलवे बैंगलोर डिवीज़न का है। सीबीटी टेस्ट क्वेश्चंस है ये। टेक्नीशियन 3 के लिए हुआ था सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट। लेवल 2 25% एलडीसी। एग्ज़ाम का जो डेट है 11/6/2024 को एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए इसका सवाल जवाब देखते हैं। पहला जो सवाल है, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम द फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट। जो नया नंबरिंग वैगन का नंबरिंग सिस्टम है उसमें जो शुरू के 2 डिजिट हैं वो किस चीज़ को दिखाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम है, सिस्टम है, उसमें वैगन का कितना डिजिट का नंबर होता है। तो ये जो टोटल नंबर होता है वो 11 डिजिट का होता है। 11 डिजिट का नंबर होता है और जो शुरू के 2 डिजिट होते हैं, जो शुरू के 2 डिजिट होते हैं ये दिखाते हैं टाइप ऑफ वैगन, कि वो वैगन किस टाइप का है, बीसीएन है, बॉक्सन है, बीओबीआरएन है, क्या है। इसके बाद के जो 2 डिजिट होते हैं वो दिखाते हैं ऑनिंग रेलवे, वो वैगन किस रेलवे का है, किस जोन का है। उसके बाद का जो 2 डिजिट होता है वो दिखाता है ईयर ऑफ एमएफजी, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, कि वो वैगन किस साल बना था। और उसके बाद 4 डिजिट होते हैं। ये जो 4 डिजिट होते हैं ये उस वैगन का अपना सीरियल नंबर होता है, वैगन का खुद का सीरियल नंबर होता है। और उसके बाद जो लास्ट में एक सिंगल डिजिट होता है ये होता है चेक डिजिट, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। चेक डिजिट की मदद से आप ये जान सकते हैं कि ये जो पूरा वैगन पे जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर सही है या गलत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया, नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लेना। वहाँ पे न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम की पूरी जानकारी दी गई है कि अगर आपके पास चेक डिजिट है तो चेक डिजिट से कैसे आप ये जान सकते हो कि वैगन पर लिखा हुआ सारा नंबर सही है कि गलत है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देख लेना एक बार। चलो सवाल नंबर 2, मैक्सिमम परमिशिबल बफर ड्रॉप अंडर ग्रॉस लोड एंड वार्म कंडीशन इज़। जो ग्रॉस लोड और वार्म कंडीशन में मैक्सिमम परमिशिबल बफर ड्रॉप कितना है, कितना मान्य है, तो ये होता है 75 mm। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे 75 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे 3, प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर इज। ब्रेक एक्सीलेटर का सिद्धांत क्या है, ब्रेक एक्सीलेटर किस लिए काम में आता है, ब्रेक एक्सीलेटर क्यों लगा रहता है। 4 ऑप्शन है, इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ रेक, पार्शियल ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ रेक, और सिमिलर ब्रेकिंग इन ईच कोच ऑफ रेक, या फिर इंक्रीज द स्पीड फ्यूचर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, इमरजेंसी ब्रेक इन ईच कोच ऑफ रेक। ये क्या करता है, ब्रेक एक्सीलेटर ये पूरे हर कोच में 1 की संख्या में लगा रहता है, और यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान बीपी के प्रेशर को एक साथ सारे कोच में ये ड्रॉप करा देता है, जिससे ट्रेन में जल्दी ब्रेक लग जाता है, और यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेक के दौरान ये एक्टिवेट होता है। तो अगर सवाल कई बार ये भी होता है कि ब्रेक एक्सीलेटर की संख्या एक कोच में कितनी होती है, तो एक कोच में ब्रेक एक्सीलेटर की संख्या 1 होती है, और ये सिर्फ होता है एलएचबी के अंदर। ये सिर्फ एलएचबी कोच के अंदर होता है, आईसीएफ या फिर गुड्स में नहीं होता है। तो ब्रेक एक्सीलेटर एक कोच में 1 होता है और ये सिर्फ एलएचबी में होता है। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं, हाउ मच लेंथ ऑफ एलएचबी कोच इज़ इंक्रीज्ड इन कंपेरिजन ऑफ आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच के मुकाबले में एलएचबी कोच की लंबाई कितनी है, अप्रॉक्स पूछा जा रहा है कितनी है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आईसीएफ कोच की लंबाई कितनी होती है और एलएचबी कोच की लंबाई कितनी होती है। अगर आपको दोनों की लंबाई पता है तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, जो आईसीएफ कोच की लंबाई होती है, लेंथ ओवर बॉडी की अगर हम बात करें, आईसीएफ कोच के लेंथ ओवर बॉडी की बात करें तो वो हो जाता है 21,337 mm। और अगर हम लेंथ ओवर कपलर की बात करें आईसीएफ कोच की तो वो हो जाता है 22,297। अब ये तो हो गया आईसीएफ का, ठीक है, ये आईसीएफ को हो गया। अब यहाँ अगर हम एलएचबी को देख लें कि एलएचबी का कितना होता है, तो जो एलएचबी का लेंथ ओवर बॉडी होता है 23,540 होता है, 23,540 mm। और यहाँ पे लेंथ ओवर कपलर जो है एलएचबी का वो होता है 24,000। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम दोनों को अगर माइनस करते हैं, एलएचबी की जो लंबाई है वो लेंथ ओवर बॉडी में भी ज़्यादा है और लेंथ ओवर कपलर में भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2203 mm, और ये हो जाएगा लेंथ ओवर कपलर है 1703 mm हो जाएगा। तो ये लगभग हो गया 2.2 यहाँ पे मीटर, ठीक है, क्योंकि mm में था, और ये 1.7 मीटर के आसपास हो गया। तो यहाँ पे 2.2 जो है ये अप्रॉक्स में आ रहा है 2.2। अब ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन में यहाँ पे किसी में 2.2 नहीं है, अप्रॉक्स एक है 2.0 यहाँ पे है,
और एक हम देखें तो यहाँ पे 2.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आंसर 2.2 ही होना चाहिए और ये ऑप्शन में होना चाहिए अप्रॉक्स 2.2, लेकिन नहीं है। और यहाँ पे अगर रेलवे वाली बात की जाए तो जो इसका आंसर शीट दिया गया है तो उसमें ए राइट आंसर जो है उसको ए बताया गया है, ये राइट आंसर बताया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से 2.2 होना चाहिए। चलिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना, आपको क्या लगता है। सवाल नंबर 5, हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्लोज फ्रॉम रेल लेवल अंडर टेयर कंडीशन ऑफ एलएचबी कोचेज। टेयर कंडीशन के अंदर जो एलएचबी कोचेस का कंपार्टमेंट का हाइट रेल लेवल से कितना ऊपर होता है वो यहाँ पे पूछा गया। तो राइट आंसर इसका हो जाता है 1320 mm, ठीक है। 1320 mm हाइट होता है, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ए 1320 mm। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 6, परमिशिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड ऑफ बीजी वैगन इज। जो बीजी वैगन होते हैं उसके फ्लैट सर्विस यानी जो उसके ट्रेड पे फ्लैट सरफेस कितना परमिशिबल है, कितना अलाउ है, कितना फ्लैट पैसेज उस पर अलाउ है। तो यहाँ पे वैगन की बात हो रही है। देखिए अगर कोचिंग की बात हो ना, कोचिंग में होता है ये 50 mm, कोचिंग गाड़ी के लिए 50 mm होता है और वैगन के लिए होता है 60 mm। तो राइट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा 60 mm, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, व्हाट शैल बी द पीरियड फॉर पीओच फॉर ए कोच अटैच टू मेल एक्सप्रेस ट्रेन। मेल एक्सप्रेस ट्रेन के साथ अटैच जो भी कोच होते हैं उनका पीओच का यहाँ पे पीरियड पूछा जा रहा है कि कब पीओच होता है। तो इस देखिए ये होता है 18 महीने में, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। लेकिन यहाँ पे एक और 2-3 सवाल आता है कि अगर पहला पीओच की बात हो रही है, अगर पहले पीओच की फर्स्ट पीओच की या न्यूली बिल्ड कोच के पीओच की बात हो रही है तो वो होता है 24 मंथ पे। फर्स्ट पीओच या फिर न्यूली बिल्ड जो भी कोच होते हैं उनका जो पहला पीओच होता है वो 24 महीने पे होता है और उसके बाद जो होता है वो 18 महीने पे होता है। तो यहाँ पे बस सिर्फ पीओच की बात हुई, पहला और दूसरा और तीसरे की बात नहीं हो रही है, सिर्फ पीओच की बात हो रही है। अगर सिर्फ पीओच की बात हो तो 18 महीना, और अगर आयोच की बात हो तो 9 महीना। 9 मंथ में आयोच होता है और 18 महीने में पीओच होता है। और पहला आयोच की अगर बात हो तो पहला आयोच जो होता है वो 12 मंथ में होता है पहला आयोच, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे 8, पीओच SS2 एंड आयोच SS1 शेड्यूल ऑफ राजधानी कोचेज इस टाइप ऑफ। जो राजधानी कोचेज होते हैं उनका जो पीओच SS1 होता है और आयोच SS1 होता है, पीओच SS2 और आयोच SS1 ये किस शेड्यूल के तहत आता है या इस शेड्यूल को क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो है अगर हम यह राजधानी कोचेज़ की बात हो रही है, हम अगर आईसीएफ में देखें तो आईसीएफ में आयुष पीयूष सिर्फ कहते हैं, जबकि एलएचबी में SS1 SS2 SS3 इस तरह से आपको सुनने को और देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो SS1 होता है, जो SS1 होता है असल में यही जो है ये आयोच होता है, ये आयोच होता है SS1। और यहाँ जो SS2 होता है ये होता है पीओच। अब यहाँ पे जो आयोच होता है ये आयोच 1.5 ईयर या फिर 6 लाख किलोमीटर, ठीक है, जो पहले हो जाए। और जो पीओच होता है वो होता है 3 साल या फिर 12 लाख किलोमीटर, जो पहले हो जाए। तो उसके हिसाब से ये चीज़ होता है आयोच या फिर पीओच। तो SS1 अगर कहा जाए तो उसका मतलब आयोच हो गया, SS2 कहा जाए तो इसका मतलब पीओच हो गया। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि ये राजधानी कोच का SS1 और SS2 ये जो शेड्यूल है इनको और क्या कहा जाता है, ये किस कैटेगरी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पे बी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर यानी निवारक अनुरक्षण के अंदर ये चीज़ आता है। सवाल नंबर 9, व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरिज एडमिनिस्ट्रेटिव। जो इंस्पेक्शन कैरिज होता है एडमिनिस्ट्रेटिव का, उसका ट्रांसपोर्टेशन कोड यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर डी होगा RA इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है। अभी मैंने ICF के ऊपर 2 वीडियो अपलोड किया है, अगर आप देखेंगे तो उस मैंने जो 2 वीडियो अपलोड किया उसमें जो मैंने सवाल लिए हैं उसमें से 10 सवाल आपको इस क्वेश्चन पेपर में दिख जाएंगे। तो वो मेरा एक ऐसा सीरीज़ है जिसमें ICF से जुड़े हुए सारे सवाल मिल जाएंगे। अगर आप मेरे उन सीरीज़ को देख लेते हैं, ICF के उस सीरीज़ को देख लेते हैं तो आपको और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ICF से जुड़े हुए सारे सवाल उसमें हैं और वो एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है, मैंने देखा है कि उस क्वेश्चन बैंक से हर एग्ज़ाम में जितने भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो JEE के हो चाहे टेक्नीशियन के हो, सब में कम से कम 20 सवाल उससे आते हैं। तो आप जाके उस 2 वीडियो में से ज़रूर देखिएगा। चलिए सवाल नंबर 10, इंस्पेक्शन ऑफ अर्थिंग इक्विपमेंट फॉर वियर ऑफ कार्बन बास, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पूछा जाता है जो इंस्पेक्शन ऑफ अर्थिंग इक्विपमेंट, जो हमारे अर्थिंग इक्विपमेंट लगे होते हैं, और ये कहाँ लगे होते हैं, ये एलएचबी कोच में लगे होते हैं। एलएचबी कोच लिखा नहीं है, लेकिन अर्थिंग इक्विपमेंट जो है एलएचबी कोच में ही लगे होते हैं। तो यहाँ पे अर्थिंग इक्विपमेंट अगर पूछा जा रहा है कि जो उसका इंस्पेक्शन होता है वो कब कब होता है, अर्थिंग इक्विपमेंट का कब कब यहाँ पे इंस्पेक्शन होता है। अब देखिए अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो ये हमारा 2 एक्सल, एक पूरा कोच हो गया जिसमें 2 एक्सल हो गया। तो यहाँ पे जो अर्थिंग इक्विपमेंट होता है, एक अगर यहाँ मान लीजिए इस वाले व्हील पे होगा और एक इस वाले व्हील पे होगा, तो ये हमारा यहाँ पे अर्थिंग इक्विपमेंट लगा रहता है। और इसका जो है ये पूछा जा रहा है कि इंस्पेक्शन कब किया जाता है। तो जो इसका इंस्पेक्शन होता है वो होता है D2 और D3 शेड्यूल में। D2 और D3 शेड्यूल के अंदर इसका इंस्पेक्शन होता है। और अगर D2 शेड्यूल की बात की जाए तो D2 शेड्यूल जो होता है ये 30 डेज़ ±3 डेज़ का होता है, ठीक है, D2। और अगर D3 की बात करें, D3 शेड्यूल की बात करें, तो ये होता है 180 ±15 डेज़। तो यहाँ पे जो अर्थिंग इक्विपमेंट है इसका जो इंस्पेक्शन होता है D2 और D3 में होता है। और ये D2 होता है 30 दिन ±3 दिन, और D3 होता है 180 ±15 दिन। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, D2 एंड D3। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, द मैक्सिमम परमिशिबल विड्थ ऑफ सेलिंग इन LHB। LHB कोच के अंदर मैक्सिमम जो व्हील सेलिंग होता है उसका यहाँ पे चौड़ाई, विड्थ पूछा गया है कि कितना होता है। देखिए व्हील सेलिंग क्या होता है, ब्रेक बाइंडिंग के दौरान ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है, तो ब्रेक बाइंडिंग या स्किड होता है व्हील, तब उस दौरान क्या होता है, जो व्हील है रेल लाइन के साथ रगड़ खाता है, जिसके वजह से कुछ मेटल वहाँ से निकल जाते हैं, तो वो व्हील सेलिंग होता है, गड्ढे गड्ढे जैसे हो जाते हैं, और वो व्हील सेलिंग कहलाता है। तो ये जो व्हील सेलिंग होती है इसकी जो डेप्थ होती है और इसकी जो लेंथ होती है, दोनों ही परमिशिबल है कि कितना तक रहना चाहिए, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ लेंथ पूछा जा रहा है, तो अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ हो जाता है 40 mm, ठीक है, 40 mm से ज़्यादा यहाँ पे व्हील सेलिंग अलाउ नहीं होता है। और अगर हम डेप्थ की बात करें, उसकी गहराई की बात करें, तो ये होता है 1.5 mm। 1.5 mm से ज़्यादा गहरा कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, और 40 mm से ज़्यादा लंबा ये व्हील सेलिंग नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लंबा है तो वो परमिशिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है विड्थ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे B 40 mm, 40 mm। चलिए सवाल नंबर 12, LHB कोच की छत से ऊंचाई कितनी होती है, व्हाट इज़ द लेंथ ओवर रूफ ऑफ LHB कोचेज़। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 4039 mm, यानी ऑप्शन C 4039। सवाल नंबर 13, बायोडाइजेस्टर टैंक किसके द्वारा विकसित किए गए हैं। बायोडाइजेस्टर टैंक आर डेवलप्ड बाय, जो जिसको हम शॉर्टकट में बायो टैंक भी कहते हैं। तो ये बायो टैंक को किसने बनाया है, ठीक है। तो इस बायो टैंक को बनाने वाला है इंडियन रेलवे और DRDO, यानी ऑप्शन बी, इंडियन रेलवे और DRDO मिलके इस बायो टैंक को बनाया है। और जो इसमें बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है वो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है बायो टैंक के अंदर। आजकल हर कोच में आपको ये बायो टैंक देखने को मिलेगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 14, व्हाट इज़ द स्पीड पोटेंशियल ऑफ फिएट बोगी। फिएट बोगी की गति क्षमता क्या है। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, आप सबको पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका C 160 किलोमीटर इसका मैक्सिमम स्पीड है, और इसको अपग्रेडेबल किया जा सकता है 200 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे 15, एंड वाल ऑफ LHB कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। जो LHB कोच का जो एंड वाल होता है वो किससे मैन्युफैक्चर किया जाता है, किससे बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन C फेरेटिक स्टील। फेरेटिक स्टील से यहाँ पे एंड वाल बनाया जाता है LHB कोच का। अच्छा, इसके अलावा एंड वाल के अलावा साइड वाल, अगर LHB कोच की साइड वाल की बात की जाए तो साइड वाल को भी फेरेटिक स्टील से ही बनाया जाता है। तो एंड वाल और साइड वाल दोनों फेरेटिक स्टील से ही बनाए जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 16, इन केस ऑफ एयर स्प्रिंग फेलियर ए स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ डैश kmph इज इंट्रोड्यूस्ड। जो स्प्रिंग एयर स्प्रिंग है LHB में, जो बॉलिस्टर पे एयर स्प्रिंग लगा हुआ है, अगर वो फेलियर हो जाता है तो वो कौन सी स्पीड है जिस पे गाड़ी को चलाया जाएगा अगले CNW पॉइंट तक या अगले स्टेशन तक। तो उस स्पीड को पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 kmph, 60 kmph, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको चलाया जाएगा। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन हो जाएगा A 60। यानी किसी भी केस में अगर एयर स्प्रिंग फेलियर हो जाता है, बेलो फट जाता है,
तो 60 kmph की स्पीड से उस गाड़ी को चलाया जा सकता है। चलिए सवाल नंबर 17, इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर। एक्सीडेंट मैनुअल के हिसाब से एक्सीडेंट मैनुअल में ट्रेन पार्टिंग किसके अंडर में आता है? देखिए जो एक्सीडेंट मैनुअल होता है उसमें टोटल 16 क्लास हैं, ए से लेके आर तक का पूरा उसमें टोटल 16 क्लास हैं, जिसमें आई और ओ को नहीं लिया गया है। तो ए से आर तक 16 क्लास है, आई और ओ का कोई भी क्लास नहीं है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है ट्रेन पार्टिंग किस में आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, जे क्लास। जे क्लास के अंदर ट्रेन पार्टिंग आता है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 18, टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर सेंटर पिवोट स्क्रू इज। सेंटर पिवोट के लिए कितने का टॉर्क रिक्वायर होता है? जो सेंटर पिवोट में नट बोल्ट लगे होते हैं उसमें कितने का टॉर्क यहाँ पे रिक्वायर होता है? तो देखिए जो सबसे पहले नट बोल्ट की अगर बात की जाए तो वहाँ पे M16 लगा होता है, M16 लगा होता है, और जो टॉर्क होता है 170 Nm न्यूटन मीटर का टॉर्क होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 170 Nm। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, द सम ऑफ नंबर्स इज 550, व्हाट इज देयर एवरेज। 10 संख्याओं का योग 550 है, उनका औसत क्या है? देखिए मैथ के सवाल में हमेशा कहता हूँ कि मैथ के सवाल अगर जो भी होंगे उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। मैथ का सवाल रटा नहीं जाता है, बल्कि आपको उसके फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है तो ही आप निकाल। एक LHB कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है ये याद करने वाली चीज़ है, आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन 10 संख्याओं का योग 550 है, उनका औसत क्या होगा ये याद करने की चीज़ नहीं है। क्योंकि अगला सवाल ये भी हो सकता है कि 2 संख्याओं का योग 300 है तो उसका औसत क्या है, तो उसमें क्या करेंगे? आपको फार्मूला पता होगा तभी तो निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब एक तो यहाँ पर सामने आ गया तो मैं बता देता हूँ, लेकिन आगे अगर जो भी मैथ के सवाल होंगे वो हम नहीं लेंगे। एवरेज के लिए अगर देखा जाए तो टोटल सम को टोटल नंबर से भाग दे देते हैं। अगर एवरेज निकालना है तो टोटल जो सम है उसको टोटल नंबर से भाग दे देंगे। तो यहाँ जो टोटल सम है तो वो है 550। यहाँ पे देखिए टोटल सम 550 है, और जो टोटल नंबर है वो है 10। टोटल नंबर 10 है और उनका सम जो है 550 है। तो अब इसका एवरेज निकालना है तो सिंपल है, 550 को 10 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, तो ये 0 0 कट गया और बचा 55। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55, जो एवरेज है वो हो जाएगा 55। तो देखिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, तो इसलिए मैथ के सवाल हम आगे नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इस यहाँ 55 आया तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन सी 55। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20, PEAST का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस। तो राइट आंसर ए हो गया। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 21, डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर फेस ऑफ द व्हील्स विल बी चेक्ड एट हाउ मेनी लोकेशन। पहियों के 2 इनर फेसों के बीच की दूरी कितने स्थानों पर जांची जाएगी? तो देखिए यहाँ पे ये एक एक्सल है और इसके ऊपर 2 डिस्क लगे होते हैं। तो इन दोनों डिस्क का जो अंदर का फेस है इसके बीच की दूरी पूछी जा रही है कि इसको कितने स्थानों पर नापी जाती है। तो देखिए इसको 3 स्थानों पर नापा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा क्योंकि इसको 3 स्थानों पे नापा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, हेड स्टॉक से मानक बफर प्रोजेक्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक इज, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 635 mm। 635 mm यहाँ पे हेड स्टॉक से बफर प्रोजेक्शन होता है 635 mm। और अगर मिनिमम प्रोजेक्शन की बात करें, जो मिनिमम बफर प्रोजेक्शन कितना होता है तो वो होता है 584 mm। मिनिमम बफर प्रोजेक्शन 584 mm होता है। और अगर बफर के फेस डाया की बात करें, जो बफर का जो गोलाई होता है, इसके डाया की बात करें तो जो इसका डाया होता है वो होता है 457 mm इसका डाया होता है। बफर का जो सामने का फेस होता है उसका डाया 457 होता है। और अगर मैक्सिमम प्लंजर स्ट्रोक पूछा जाए, जो मैक्सिमम प्लंजर का जो स्ट्रोक होता है वो कितना होता है, तो हो जाता है 127 mm। 127 mm हो जाता है मैक्सिमम प्लंजर स्ट्रोक। इसके अलावा एक सवाल एक और आता है बफर से जुड़ा हुआ, और वो होता है 2 बफर के बीच की दूरी। दोनों एंड पे 2 बफर लगे रहते हैं, एक एंड पे 2 बफर लगा होता है, इसके बीच की दूरी पूछी जाती है कई बार कि दो बफर के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ये हो जाता है 1956 mm। 1956 mm। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी 635 mm।
635 mm राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23, ब्रेक एक्सीलेटर किससे जुड़ा रहता है? ब्रेक एक्सीलेटर इज कनेक्टेड टू, ब्रेक एक्सीलेटर किससे जुड़ा रहता है? तो ये 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पहला एफ है, दूसरा बी है, बी है, और जो तीसरा ऑप्शन है बोथ एफ एंड बी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। जो ब्रेक एक्सीलेटर होता है वो बीपी के साथ जुड़ा होता है। जब भी ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करता है, तो ब्रेक एक्सीलेटर क्या करता है? ब्रेक एक्सीलेटर बहुत ही तेज़ी से बीपी के प्रेशर को ड्रॉप कर देता है। और जो ब्रेक एक्सीलेटर होता है ये हर कोच में 1 की संख्या में होता है, और ये सीधा बीपी पाइपलाइन, जो हमारा ब्रेक पाइपलाइन है, उसके साथ ये जुड़ा होता है। ब्रेक एक्सीलेटर बीपी पाइपलाइन के साथ जुड़ा होता है, और इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान बीपी के प्रेशर को बहुत जल्दी ड्रॉप करके पूरे ट्रेन में ब्रेक लगा देता है। तो ये हर कोच में 1 होता है, और सारे एक साथ एक्टिवेट होते हैं, तो एक बराबर ब्रेकिंग होती है सारे कोच में, और जल्दी गाड़ी रुक जाती है। इसके वजह से एलएचबी का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। चलिए सवाल नंबर 24, CDTS PLC हैविंग, CDTS PLC से युक्त होता है, किस चीज़ से युक्त होता है CDTS? तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि PLC होता क्या है। PLC का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? तो जो PLC का फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, ये प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल होता है, और ये जो चलता है ये 24 वोल्ट DC से चलता है, 24 वोल्ट DC से चलता है। और इसमें 4 आउटपुट होते हैं, इसमें 4 आउटपुट होते हैं, और अगर इनपुट की बात की जाए तो इसमें 8 इनपुट होते हैं। यहाँ पे 8 इनपुट होते हैं, 4 आउटपुट होते हैं, 8 इनपुट होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए इसका काम है गाड़ी के स्पीड को मेज़र करना, रिकॉर्ड करना, गाड़ी के स्पीड को रिकॉर्ड करना होता है। और ये किस में लगा? CDTS यानी जो कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम लगा हुआ था उसके अंदर ये रहता है। इसी के बिहाफ पे CDTS काम करता है, क्योंकि CDTS का जो डिस्चार्जिंग होता है, जो CDTS डिस्चार्ज करता है वो होता है 30 kmph के स्पीड पर। 30 kmph की स्पीड जब होती है तो CDTS में जो भी वेस्ट होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये जो स्पीड है, ये CDTS जो स्पीड की जानकारी जो है वो PLC के द्वारा ही मिलती है। तो PLC के माध्यम से CDTS को पता चलता है कि गाड़ी की स्पीड 30 kmph हो गई है, और जैसे ही गाड़ी की स्पीड 30 kmph होती है CDTS का वाल्व खुल जाता है, और जो भी उसमें वेस्ट है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, 8 इनपुट और 4 आउटपुट। 8 इनपुट होते हैं और 4 इसमें आउटपुट होते हैं। चलिए सवाल नंबर 25, सेंटर पिवट डज नॉट ट्रांसमिट एनी, सेंटर पिवट किसी को ट्रांसमिट नहीं करता है। किस चीज़ को ट्रांसमिट नहीं करता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लोड, ट्रैक्टिव फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स, या फिर वर्टिकल फोर्स। तो देखिए जो सेंटर पिवट होता है वो वर्टिकल फोर्स को यहाँ पे ट्रांसमिट नहीं करता है। ट्रैक्टिव फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स को वो तो करता ही करता है, बस वर्टिकल फोर्स एक ऐसा है जिसको ट्रांसमिट नहीं करता है। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल लोड को भी वो ट्रांसमिट करता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, वर्टिकल फोर्स। सेंटर पिवट वर्टिकल फोर्स को ट्रांसमिट नहीं करता है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 26, फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ स्लाइड एंड वेस्टिबल डोर्स, जो स्लाइडिंग और वेस्टिबल डोर्स होते हैं उनके फ्री मूवमेंट के लिए, सही तरह से उनके संचालन के लिए क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं, ऑयल शुड बी प्रोवाइड ऑन शाफ्ट, ग्रीस शुड बी प्रोवाइड ऑन शाफ्ट, वैसलीन शुड बी प्रोवाइड ऑन शाफ्ट, और ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑयल शुड बी प्रोवाइड ऑन शाफ्ट। यानी कि जो स्लाइडिंग और वेस्टिबल दरवाजे होते हैं, वेस्टिबल बोल के जो डोर्स होते हैं, उनके पिवट में ऑयलिंग ज़रूरी है। उनके सही तरह से संचालन करने के लिए, सही तरह से फ्री मूवमेंट के लिए उनके पिवट में ऑयल डालना पड़ता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 27, ब्रेक डिस्क मेकअप ऑफ, ब्रेक डिस्क डैश का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? 4 ऑप्शन है, ग्रे कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, स्पेशल कास्ट स्टील, या फिर मैग्नीशियम स्टील। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन का ब्रेक डिस्क बना होता है। और ये ब्रेक डिस्क कहाँ होता है? ये एलएचबी के एक्सल पे होता है, और एक एक्सल पे इनकी संख्या होती है 2, और जिनके अंदर फिन्स लगे होते हैं, जिनका काम होता है
ब्रेकिंग के दौरान जो हीट पैदा होती है उससे इनको ठंडा करना, बचाना। अगर इसके अलावा अगर इन फिन्स में से 3 फिन्स लगातार कंटिन्यूअस 3 फिन्स टूट जाते हैं तो आप उस व्हील का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या यूँ कह लीजिए उस ब्रेक डिस्क का इस्तेमाल कोच के अंदर नहीं किया जा सकता है। चलिए सवाल नंबर 28, द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम इज़। ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक पाइप का कलर क्या होता है, यानी कि यहाँ पे बीपी का कलर पूछा जा रहा है। तो देखिए जो बीपी होता है, बीपी का कलर होता है ग्रीन, बीपी का कलर ग्रीन होता है। और जो हमारा एफपी होता है इसका कलर होता है वाइट, एफपी का कलर हो जाता है वाइट और बीपी का कलर होता है ग्रीन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीपी का पाइप हमेशा ग्रीन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और एफपी का जो पाइप होता है वो वाइट होता है। इसके अलावा जो दोनों एंड पे पामेंट लगे होते हैं, होस पाइप के अंदर पामेंट लगे होते हैं और एंगल कॉक लगा होता है, तो जो उसमें ग्रीन एंगल कॉक और ग्रीन पामेंट वाला पाइप होता है वो बीपी का होता है, और जो वाइट पामेंट और वाइट एंगल कॉक जो जिसमें लगा होता है वो एफपी का होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 29, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस आर माउंटेड ऑन द। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस कहाँ माउंट होता है, अंडर फ्रेम में, साइड पैनल में, एंड वॉल में, या फिर रूफ पैनल में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, एंड वॉल। एंड वॉल के बाहर यहाँ पे एंड वॉल पे पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस लगा रहता है। सवाल नंबर 30, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी शॉक एब्जॉर्बर। जो सेकेंडरी शॉक एब्जॉर्बर होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 440 kg एट द स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, 10 cm पर सेकेंड, 10 cm पर सेकेंड। सवाल नंबर 31, हाउ मेनी प्रेशर टैंक प्रोवाइड ऑन जनरेटर कार। जनरेटर कार के अंदर कितने प्रेशर टैंक दिए गए होते हैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। टोटल 4 यहाँ पे प्रेशर टैंक जनरेटर कार के अंदर दिए गए रहते हैं। सवाल नंबर 32, द कलर ऑफ बीपीसी ऑफ सीसी रेक इज। बीपीसी जो सीसी रेक होता है उसके बीपीसी का कलर क्या होता है। बीपीसी का मतलब ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। तो सीसी रेक का जो बीपीसी होता है उसका कलर पूछा जाता है क्या होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए येलो। येलो पेपर पे बीपीसी जारी होता है सीसी रेक के लिए, यानी सीसी रेक के लिए जो बीपीसी इशू होता है उसका कलर येलो होता है। और जो ये सीसी रेक की जो बीपीसी होती है, अगर इसकी वैलिडिटी की बात करें तो इसकी जो वैलिडिटी होती है 30 डेज़ प्लस 5 डेज़, 30 डेज़ प्लस 5 डेज इसकी बीपीसी की वैलिडिटी होती है सीसी रेक की। सवाल नंबर 33, व्हाट थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर 863 to 840 mm एवरेज ट्रेड डायमीटर ऑफ 2 व्हील सेट ऑफ बॉगी इन एडजस्टमेंट ऑफ बफर हाइट। कौन सा पैकिंग डालेंगे, कितनी मोटाई की पैकिंग आप डालेंगे 863 से 840 mm के ट्रेड डायमीटर वाले 2 व्हील सेट के एक बॉगी के अंदर बफर हाइट को एडजस्ट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी 26 mm, 26 mm का यहाँ पे पैकिंग डाला जाएगा। अगर व्हील साइज़ 863 से 840 mm के बीच में हो तो इसमें जो पैकिंग डाला जाएगा 26 mm का डाला जाएगा। सवाल नंबर 34, व्हाट इज़ द कंडमिंग लिमिट ऑफ LHB व्हील डायमीटर। LHB का जो व्हील होता है उसका जो कंडमिंग साइज़ है वो कितना होता है। तो यहाँ पे LHB का अगर नए व्हील की बात करें, जो हमारे LHB का जो नया व्हील आता है वो होता है 915 mm, जो 915 mm होता है नया व्हील होता है। और शॉप इशू साइज़ की बात की जाए तो वो होता है 862 mm, 862 mm शॉप इशू साइज़ है। और कंडमिंग की बात की जाए तो 845 होता है और 855 भी होता है। तो जहाँ 845 हो वहाँ आपको 845 सेलेक्ट करना है, और जहाँ पे 855 हो वहाँ पे आपको 855 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सी, जहाँ पे लिखा हुआ है 845 mm। तो राइट आंसर सी हो गया 845 mm। और अगर मैं यहाँ पे देखिए अभी वंदे भारत बिल्कुल नहीं आई है, अगर वंदे भारत के व्हील की बात की जाए तो वंदे भारत का जो नया व्हील होता है उसका जो साइज़ है 952 mm होता है। और अगर शॉप इशू साइज़ की बात की जाए तो 896.5 होता है। और अगर कंडम की बात की जाए तो 877 पे उसका कंडम हो जाता है। तो ये वंदे भारत के लिए है, वंदे भारत के लिए है। चलिए सवाल नंबर 35, हाउ प्रॉपर लॉकिंग ऑफ CBC इज़ इंश्योर्ड। CBC प्रॉपर तरीके से लॉक हो गया है, ये कैसे इंश्योर्ड करेंगे, कैसे सुनिश्चित करेंगे
कि जो CBC है वो सही तरीके से लॉक हो गया है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है। लॉक लिफ्ट असेंबली क्लियर विजिबल, जो लॉक लिफ्ट असेंबली है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। टेल स्लॉट इज़ विजिबल, जो टेल स्लॉट है वो विजिबल है, वो दिख रहा है। रोटरी लॉक लिफ्टर रिब इज़ वर्टिकल, जो रोटरी लॉक होता है उसका जो लिफ्टर रिब है वो वर्टिकल है कि नहीं। अगर इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हो जाए तो मान लिया जाएगा कि CBC सही तरीके से लॉक हो गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। यानी ये सारी चीज़ें अगर आपको सही दिखने लगी तो इसका मतलब CBC सही तरीके से लॉक हो गया है। सवाल नंबर 36, लेंथ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोचेज़, LHB कोच की जो लेंथ ओवर बॉडी है वो कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23,540 mm। राइट आंसर 23,540 mm हो जाएगा। ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 23,540 mm। सवाल नंबर 37, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन व्हील सेट व्हाट यू डू फर्स्ट। एक पहिए पर अगर ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। यहाँ भी ऑप्शन देख लेते हैं। चेक बोथ ब्रेक कैलिपर आर जैम्ड, चेक डंप वाल्व ऑफ इफेक्टिव व्हील, चेक बोथ ब्रेक सिलेंडर इन ऑपरेटिव कंडीशन, आइदर ABCD। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे डी, या तो A या B या फिर C। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें की जाती हैं। जैसे ही अगर आपको ब्रेक बाइंडिंग पता चलता है तो सबसे पहले तो दोनों कैलिपर को हिला के देखते हैं कि वो जाम है कि नहीं। अब ब्रेक बाइंडिंग है तो ऑब्वियसली वो जाम होंगे ही जाम होंगे। उसके बाद चेक वाल्व देखा जाता है, जिस व्हील पे ब्रेक बाइंडिंग हुआ है उसके चेक वाल्व को चेक किया, यहाँ पे चेक किया जाता है। चेक डंप वाल्व को, जो डंप वाल्व होता है उसको चेक किया जाता है। उसके बाद ब्रेक सिलेंडर, उस एक्सल पे लगे हुए दोनों ब्रेक सिलेंडर को देखा जाता है कि वो एक्टिव हैं कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब ब्रेक बाइंडिंग हुआ है तो वो भी एक्टिव होंगे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 38, द एप्लीकेशन ऑफ डंप वाल इज, डंप वाल का अनुप्रयोग क्या है। डंप वाल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका काम क्या है। 4 ऑप्शन है। ओनली ब्रेकिंग, ओनली डी ब्रेकिंग, बोथ ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग, और यहाँ पे ब्रेक को क्रियाशील करना, एनर्जाइज द ब्रेक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, बोथ ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग। डंप वाल्व ब्रेकिंग और डी ब्रेकिंग दोनों के दौरान काम करता है। जो एयर प्रेशर DB से ब्रेक सिलेंडर में जाता है वो डंप वाल्व के थ्रू ही होके जाता है, डंप वाल्व की मदद से ही जाता है। और जब ब्रेक सिलेंडर से प्रेशर निकालना होता है तो डंप वाल्व की मदद से ही उस प्रेशर को निकाला जाता है। तो बोथ दोनों ही काम करता है, ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग। चलिए सवाल नंबर 39, एयर स्प्रिंग गेट्स इट्स एयर सप्लाई फ्रॉम। एयर स्प्रिंग को एयर आपूर्ति कहाँ से मिलती है। जो हमारे एयर, ये किसकी बात हो रही है, उन LHB कोच की बात हो रही है जिसके बॉलिस्टर में एयर स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो एयर स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ पे एयर बेलो जो लगे होते हैं तो उनकी जो सप्लाई होती है, एयर सप्लाई, वो कहाँ से मिलती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके लिए 150 लीटर का एक टैंक होता है अलग से, जिससे एयर स्प्रिंग को एयर मिलती है। चलिए सवाल नंबर 40, व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड जैमिंग ऑफ ब्रेक कैलिपर। ब्रेक कैलिपर को जाम होने से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए या फिर आप क्या करेंगे। क्लीन एंड लुब्रिकेट द मिडिल पिन, यानी जो मिडिल पिन होता है उसको क्लीन साफ़ करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे। क्लीन एंड लुब्रिकेट द ब्रेक शू, जो ब्रेक शू होता है पूरी ब्रेक शू असेंबली उसको साफ़ सुथरा रखेंगे, उसको लुब्रिकेट करेंगे। पीरियोडिक चेक बाय रोटेट स्लैक एडजस्टर नट, जो स्लैक एडजस्टर नट होता है उसको पीरियोडिक चेक करते रहेंगे, हमेशा जांच करते रहेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आप करते रहेंगे तो ब्रेक कैलिपर जाम नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबव। चलिए सवाल नंबर 41, PESD स्टैंडर्ड फॉर्म। PESD का तात्पर्य क्या है। पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नलिंग डिवाइस। सवाल नंबर 42, व्हाट इज़ द लेंथ ओवर CBC ऑफ LHB कोच। जो LHB कोच होते हैं उसकी लेंथ है ओवर CBC कितनी होती है LHB कोच की। सवाल नंबर 42। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 24,000 mm। जो LHB कोच है उसका लेंथ ओवर CBC जो है वो है 24,000 mm। तो यहाँ ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 43, पीओच ऑफ बॉक्स एंड वैगन इज डन एट द इंटरवल ऑफ डैश मंथ। कितने महीने के अंतराल पे बॉक्स एंड वैगन का पीओच किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 मंथ। 54 महीने के अंतराल पे जो बॉक्स एंड वैगन है उसका पीओच किया जाता है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
सवाल नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीमेशन ऑफ पार्शियल कपलिंग ऑफ सीबीसी। निम्नलिखित में से कौन सा सीबीसी के आंशिक कपलिंग की सूचक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी, रोटरी लीवर इज नॉट इन वर्टिकल पोजीशन। जो रोटरी लीवर है वो वर्टिकल पोजीशन में नहीं है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 45, ब्रेक कैलेंडर ब्लो ऑफ ब्रेक कैलिपर यूनिट शुड नॉट बी अलाउड इट। ब्रेक कैलिपर यूनिट का ब्रेक सिलेंडर बेलो को डैश को अनुमति नहीं देता है। किस चीज़ को? टर्न बेलो, क्रैक बेलो, वेंट बेलो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, बेंट बेलो। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, द एनआरवी इज प्रोवाइडेड इन। एनआरवी डैश में एनआरवी का प्रावधान होता है। किस में एनआरवी लगा होता है? बीसी लाइन ब्रेक सिलेंडर लाइन में, बीपी लाइन ब्रेक पाइप लाइन में, या एफपी लाइन फीड पाइप लाइन में, या सब में। तो देखिए जो एनआरवी लगा होता है वो फीड पाइप लाइन में होता है। जो हमारा एआर टैंक होता है, एआर टैंक जो हमारा एफपी के साथ जुड़ा होता है, तो यहाँ पे एनआरवी लगा होता है। और इसका काम ये होता है कि जो फीड पाइप के ज़रिए जो एयर प्रेशर टैंक में जा रहा है वो टैंक में तो चला जाए लेकिन टैंक से वापस ना आए। तो एनआरबी का काम यही है, नॉन रिटर्न वाल्व। तो एनआरबी एआर टैंक के ठीक पहले फीड पाइप वाले लाइन में लगा होता है ताकि एआर टैंक का प्रेशर वापस फीड पाइप में ना जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, एफपी। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ पे 47 देख लेते हैं। चेकिंग ऑफ टेलटेल रिस्क्स ऑफ इंश्योरिंग प्रॉपर कपलिंग इज डन इन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, D1, D2, D3 शेड्यूल। मतलब इसमें जो प्रॉपर कपलिंग के लिए जो टेलटेल होता है उसको जो चेक किया जाता है वो किस किस शेड्यूल में उसको प्रॉपर तरीके से इंश्योर किया जाना चाहिए, चेक किया जाना चाहिए प्रॉपर कपलिंग के लिए। तो ये D1, D2, D3 तीनों शेड्यूल में उसको देखा जाता है। सवाल नंबर 48, द ब्रेक एक्सीलेटर आर फिटेड इन। ब्रेक एक्सीलेटर कहाँ लगे होते हैं? बीपी में, एफपी में, डीसी में, या फिर डीबी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बीपी में। ब्रेक एक्सीलेटर बीपी में लगे होते हैं। ये सवाल ऊपर भी था, ठीक है। ब्रेक एक्सीलेटर हमेशा ध्यान रखिएगा बीपी में लगे होते हैं। ब्रेक एक्सीलेटर का काम होता है जब भी इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई होता है तो प्रेशर को जल्दी से जल्द गिरा देना, उस ब्रेक एक्सीलेटर का काम होता है। सवाल नंबर 49, हाउ कैन आइडेंटिफाइड द एक्चुअल पोजिशन ऑफ चेन पुल्ड। खींची गई चेन की वास्तविक स्थिति की पहचान कैसे की जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे पुल बॉक्स विल इन डाउन पोजीशन एंड हिसिंग साउंड कैन हेयर। पुल बॉक्स जहाँ से ये चैन खींची जाती है, देखिए ये पुल बॉक्स की बात हो रही है, तो पुल बॉक्स की अगर बात हो रही है तो ये बात हो रही है एलएचबी की। एलएचबी के अंदर ही पुल बॉक्स होता है। तो पुल बॉक्स में जो उसका हैंडल होता है वो नीचे की तरफ खींचा हुआ रहेगा और वहाँ पे तेज़ हवा निकलने की फिसिंग फुसफुसाहट जो हिसिंग साउंड है वो आपको वहाँ पे मिलेगी। और इसके अलावा वहाँ पे एक इंडिकेटर भी जलता है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ से चैन पुलिंग हुआ है। सवाल नंबर 50, WRA का पूर्ण रूप क्या है। WRA का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है वाटर राइजिंग एपरेटर्स। सवाल नंबर 51, डूरिंग द एयर ब्रेक टेस्ट ऑफ द रेक विच होस पाइप शुड बी कनेक्टेड फर्स्ट। जब एयर ब्रेक रेक का पूरा जब ब्रेक परीक्षण किया जाता है तो सबसे पहले किस होस पाइप को जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, बीपी होस पाइप। बीपी होस पाइप को सबसे पहले जोड़ा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि एफपी होस पाइप को पहले जोड़ा जाना चाहिए ताकि एनआरबी टेस्ट हो सके। एफपी पाइप को जोड़ेंगे और बीपी में प्रेशर नहीं आए तो एनआरबी टेस्ट भी हो जाता है। और एक चीज़ और होती है कि गाड़ी जल्दी चार्ज हो जाती है, यानी कि एफपी जब हम भरते हैं तो हमारे टैंक भी भरते जाते हैं, एआर भी भरते जाते हैं और हमारी एनआरबी टेस्ट भी हो जाती है, दोनों काम हो जाते हैं। हालांकि बीपी को भी हम पहले जोड़ेंगे तो हमारा एनआरबी टेस्ट हो जाएगा, टैंक के बाद एनआरबी लगा होता है। अगर हम बीपी पहले जोड़ देते हैं और एफपी में प्रेशर आता है मतलब एनआरबी ख़राब है, और अगर हम एफपी को पहले जोड़ देते हैं और बीपी में प्रेशर आता है मतलब एनआरबी ख़राब है। तो दोनों तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि एनआरबी ख़राब है। तो मेरे हिसाब से तो एफपी को पहले जोड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर बीपी दिया गया है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। सवाल नंबर 52, इन प्लेस ऑफ एम्प्टी लोड बॉक्स व्हाट डिवाइस इज यूज्ड इन बीएलसी वैगन। बीएलसी वैगन में एम्प्टी लोड डिवाइस की जगह किस डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए पहले एम्प्टी लोड डिवाइस का इस्तेमाल होता था जो मैनुअल होता था। एक आदमी उसको अगर गाड़ी लोड में है तो उसको हैंडल को लोड में करता था और अगर गाड़ी खाली है तो उसको एम्प्टी में करता था। तो यहाँ पे बाद में इसको मॉडिफाई किया गया और ये ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया गया वीएलसी वैगन के अंदर जिसका नाम है LST।
तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। LSD लोड सेंसिंग डिवाइस इसका नाम होता है। और जो LSD होता है ये बोलिस्टर और लोअर प्लैंक के बीच में लगा होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए कि ये बोलिस्टर है और यहाँ पे लोअर प्लैंक है, ये लोअर प्लैंक है, तो इसके बीच में ये डिवाइस लगा होता है। और यहाँ पे इसके बीच में जो गैप है, यानी कि LSD और लोअर प्लैंक के बीच का जो गैप है वो होता है 16 ± 1 mm। ठीक है, 16 ± 1 mm का गैप होता है। अब ये जो BLC है ये लोडेड कंडीशन में 3.8 किलोग्राम का प्रेशर देता है और एम्प्टी में 2.2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर का यहाँ पे प्रेशर ये देता है DB ब्रेक सिलेंडर को। ठीक है, LSD में। और एक बोगी में एक LSD लगा होता है, एक बोगी में एक LSD लगा होता है। तो अगर हम एक यहाँ पे कार की बात करें या फिर एक हम वैगन की बात करें, तो एक वैगन में 2 LSD लगे होते हैं, यानी हर बोगी में एक LSD लगा होता है। चलिए सवाल नंबर 53, द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इज, एंटी रोल बार का मुख्य काम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच, कोच के रोलिंग एक्शन को रोकने के लिए एंटी रोल बार का इस्तेमाल किया जाता है। और ये एंटी रोल बार कहाँ इस्तेमाल होता है? ये होता है LHB के अंदर, LHB बोगी में एंटी रोल बार का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, कोच के रोलिंग जो रोलिंग एक्शन होता है उसको रोकने के लिए। सवाल नंबर 54, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन LHB कोचेस, LHB कोचेस में जो ब्रेक सिस्टम इस्तेमाल किया गया है उसका सिद्धांत क्या है? तो यहाँ पे सिंगल पाइप एयर ब्रेक सिस्टम का ऑप्शन है, ट्विन पाइप एयर ब्रेक का सिस्टम है, ट्विन पाइप विद डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ट्विन पाइप विद डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम। LHB के अंदर डिस्क ब्रेक लगा होता है, ट्विन पाइप होता है, तो इसलिए ट्विन पाइप विद डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम लगा होता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। सवाल नंबर 55, ब्रेक एक्सीलेटर स्टॉप वेंटिंग द BP प्रेशर रीच्ड ऑन, BP के दबाव डैश पर पहुंचने पर ब्रेक एक्सीलेटर वेंटिंग बंद कर देता है, यानी हवा का प्रेशर को निकालना बंद कर देता है। प्रेशर कितना होता है? तो प्रेशर हो जाता है 2.5 से 1.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जब हो जाता है, तो जो यहाँ पे ब्रेक एक्सीलेटर है वो वेंटिंग बंद कर देता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 56, ये देखिए सवाल नंबर 56 जो है ये मैथ का है। मैंने ऊपर ही बताया था कि मैथ के सवाल हम इसमें सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि रटने की चीज़ नहीं होती है। आपको फार्मूले याद हैं तो आप मैथ के सवाल कर सकते हैं, फार्मूले याद नहीं है तो आप मैथ के सवाल नहीं कर सकते। रट के मैथ का सवाल कभी नहीं पूरा हो सकता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ हमारा आगे 57, डूरिंग रिलीज आफ्टर फुल सर्विस एप्लीकेशन रिलीज टाइम ऑफ मेल एक्सप्रेस कोचेज, पूर्ण सेवा एप्लीकेशन यानी कि फुल सर्विस एप्लीकेशन के बाद रिलीज के दौरान मेल एक्सप्रेस कोच का रिलीज समय कितना होता है? तो यहाँ पे अगर हम देखें, ड्राइवर A9 वाल्व से 1 से 1.5 kg का प्रेशर जब ड्रॉप करता है तो वो फुल सर्विस एप्लीकेशन कहलाता है। 1 से 1.5 kg का जब प्रेशर ड्रॉप होता है तो वो फुल सर्विस एप्लीकेशन कहलाता है। और इसमें अगर हम ब्रेकिंग टाइम की बात करें तो वो 3 से 5 सेकेंड होता है। ब्रेकिंग टाइम 3 से 5 सेकेंड होता है। और अगर हम रिलीज़ टाइम की बात करें, रिलीज़ टाइम तो ये 15 से 20 सेकेंड होता है, यानी 3 से 5 सेकंड में ब्रेक लग जाना चाहिए और 15 से 20 सेकंड के अंदर ब्रेक रिलीज़ हो जाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे देखें तो राइट आंसर हो जाए सी, 15 से 20 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे रिलीजिंग टाइम पूछा जा रहा है कि कितने टाइम में रिलीज़ होता है। और अगर ब्रेकिंग टाइम पूछा जाता है तो 3 से 5 सेकंड का ब्रेकिंग टाइम होता है। सवाल नंबर 58, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल ऑफ द स्प्रिंग कैन बी सी ऑन। जो स्प्रिंग का मैन्युफैक्चरिंग डिटेल होता है वो कहाँ पे रहता है, कहाँ पे लिखा रहता है, आप कैसे देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल देखने का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ऑन द बॉटम कॉइल ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग पे जो सबसे निचली कॉइल होती है जो कि उसका फ्लैट सरफेस होता है, स्प्रिंग के सबसे जो निचला कॉइल होता है उसका जो सरफेस है वो फ्लैट होता है, इसलिए वहाँ पे जो स्प्रिंग का जो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल है वो सारी वहाँ पे दी गई होती हैं। तो कभी भी किसी भी स्प्रिंग का मैन्युफैक्चरिंग डिटेल आपको देखना है तो आप बॉटम कॉइल पे देखिए, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सवाल नंबर 59, स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक इज़। जो बफर का प्रोजेक्शन है हेड स्टॉक से, स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है कितना होता है, तो ये 635 mm होता है। ठीक है, 635 mm होता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, 635 mm। सवाल नंबर यहाँ पे 60 देख लेते हैं।
द CBC फिटेड ऑन LHB कोच हैज़, LHB कोच पे लगे CBC में क्या होता है, ओनली पुलिंग एक्शन होता है, ओनली बफिंग एक्शन होता है, बोथ होता है पुल एंड बफिंग एक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, बोथ एंड पुल होता है, बोथ होता है, पुल एंड बफिंग एक्शन दोनों ही होता है CBC में। सेंटर बफर कपलर इसका नाम ही है, सेंटर बफर कपलर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ पुल एंड बफिंग एक्शन। सवाल नंबर 61, जब फीबा लगे कोच में एयर बेलो फट जाए तो क्या होता है। फीबा लगा हुआ, जिस कोच में एयर बेलो होगा उसमें फीबा भी लगा होगा। फीबा के ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया, जाकर देख लेना, बहुत कमाल का वीडियो है फीबा के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जिस कोच में एयर बेलो, अगर फीबा लगा हुआ कोच है उसमें एयर बेलो फट जाए तो क्या होगा। 4 ऑप्शन है, ब्रेक विल बी अप्लाइड, फीबा इंडिकेटर विल शो रेड, FP प्रेशर विल ड्रॉप, ऑल ऑफ द यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा, वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। जब बेलो फटेगा तो ब्रेक अप्लाई हो ही जाएगा, क्योंकि फीबा एक्टिवेट हो जाएगा। फीबा एक्टिवेट होगा तो ब्रेक अप्लाई कर देगा, और फीबा जब एक्टिवेट होगा तो उसका जो इंडिकेटर वो रेड हो जाएगा, तो फीबा इंडिकेटर विल शो रेड। दूसरा ऑप्शन भी सही होगा। FP प्रेशर विल ड्रॉप, FP प्रेशर ड्रॉप होगा क्योंकि FP के थ्रू ही यहाँ पे बेलो के अंदर हवा भरा जाता है, तो जब बेलो फट गया तो FP का प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है। चलिए सवाल नंबर 62, मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड टू एक्चुएट द ब्रेक एक्सीलेटर। ब्रेक एक्सीलेटर को चालू करने के लिए मिनिमम प्रेशर कितनी चाहिए होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 5 to 3.5 किलोग्राम सेंटीमीटर इन 3 सेकेंड। चलिए सवाल नंबर 63, कैपेसिटी ऑफ एक्सलरी रिजर्वायर फॉर कोचिंग स्टॉक। कोचिंग स्टॉक में एक्सलरी यानी कि AR जो टैंक होता है उसकी क्षमता कितनी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, नहीं सॉरी ए हो जाएगा, 200 लीटर। 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ICF में देखें तो ICF में 200 का एक 200 LTR का 200 लीटर का एक टैंक होता है, और अगर LHB में देखें तो एक 125 का होता है और एक 75 लीटर का टैंक होता है। 2 टैंक होते हैं, तो दोनों मिला के 200 लीटर हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे कोचिंग स्टॉक की बात हो रही है जिसमें LHB और ICF दोनों ही आएगा। ये यहाँ पे हो गया ICF के लिए और ये हो गया LHB के लिए। तो कोचिंग स्टॉक की बात हो रही है तो कोचिंग स्टॉक में ICF LHB दोनों आएगा, तो दोनों में 200 लीटर का टैंक होता है। चलिए सवाल नंबर 64, डैश ऑयल इज़ यूज्ड इन डैशबोर्ड गाइड। डैशबोर्ड गाइड में किस तेल का प्रयोग किया जाता है। अब डैशबोर्ड गाइड LHB में होता नहीं है, गुड्स में होता नहीं है, ये सिर्फ ICF के अंदर होता है। ICF में होता है यहाँ पर डैशबोर्ड गाइड, और उसमें तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा तेल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोलिन 68, जिसको सर्वोलिन 68 उसमें डाला जाता है डैशबोर्ड गाइड में। सवाल नंबर 65, क्लियर मेंटेनेंस टाइम ऑफ प्राइमरी मेंटेनेंस ट्रेन। गाड़ियों के प्राइमरी जो मेंटेनेंस होता है उसका समय कितना होता है, प्राइमरी मेंटेनेंस में कितना समय दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा डी, 6 घंटे। चलिए सवाल नंबर 66, कंडमिंग साइज ऑफ इलेस्टोमेरिक पैड ऑफ कैस्नो बॉगी। जो यहाँ पे EM पैड है, इलेस्टोमेटिक पैड है, उसका जो कंडमिंग साइज़ है वो पूछा जा रहा है कि उसका कंडमिंग साइज़ कितना होता है। तो देखिए अगर हम न्यू साइज़ की बात करें तो न्यू साइज़ जो होता है वो 46 mm होता है। न्यू साइज़ 46 mm होता है, और जो कंडमिंग साइज़ होता है वो 42 mm होता है। कंडमिंग साइज़ 42 और न्यू साइज़ 46। तो राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 mm, क्योंकि यहाँ पे कंडमिंग साइज़ पूछा जा रहा है, और अगर आपसे न्यू साइज़ पूछा जाता तो इसका ऑप्शन हो जाता 46 mm। चलिए सवाल नंबर 67, LHB पहिए का नया व्हील व्यास क्या है। LHB में जो नया व्हील डायमीटर है वो पूछा जा रहा है क्या है। तो इसका नया व्हील जो होता है 915 mm होता है, और शॉप इशू साइज़ जो होता है वो 862 mm होता है, और कंडमिंग साइज़ 845 या 55 होता है। ऑप्शन में जो दिया रहा है वो आप देख लेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, 915 mm। चलिए सवाल नंबर 68, वैगनों में LSD का तात्पर्य है। LSD इज़ वैगन्स मीन्स, LSD क्या है वैगनों में, लोड सेंसिंग डिवाइस। LSD का फुल फॉर्म लोड सेंसिंग डिवाइस होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 69, ICF RCF कोच के नए पहिए का व्यास क्या है। ICF हो या RCF हो, उसमें जो न्यू व्हील होता है उसका व्यास पूछा जा रहा है, डायमीटर पूछा जा रहा है।
तो अगर हम यहाँ नए व्हील के डायमीटर की बात करें तो 915 mm इसका नया डायमीटर होता है। शॉप इशू साइज़ की बात करें तो 837 शॉप इशू साइज़ होता है, और कंडमिंग की बात करें तो 825 mm इसका कंडमिंग साइज़ होता है। तो यहाँ पे न्यू व्हील पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए 915 mm। सवाल नंबर 70, लेंथ ऑफ एयर ब्रेक होसेज। एयर ब्रेक होज में एयर ब्रेक होज की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 839 mm। ऑप्शन में देखें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 839 mm। सवाल नंबर 71, हाउ मच शेलिंग ऑन ए व्हील कैन बी अलाउड। पहिए पे व्हील शेलिंग कितना अलाउ होता है? व्हील शेलिंग क्या होता है? ब्रेक बाइंडिंग के दौरान जब व्हील रेल लाइन पे रगड़ खाता है तो बहुत सारे मेटल वहाँ से निकल जाते हैं और छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, उसी को व्हील शेलिंग कहा जाता है। तो ये व्हील शेलिंग कितना अलाउ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बार ये सवाल आता है, बहुत से मैंने पेपर में देखे इस सवाल को। तो देखिए व्हील शेलिंग का अगर हम लेंथ की बात करें तो जो लेंथ है वो होता है 40 mm, यानी 40 mm लेंथ अलाउ है। और अगर हम इसके डेप्थ की बात करें, उनके गड्ढों के डेप्थ की बात करें तो वो 1.5 mm अलाउ है। तो यहाँ पे व्हील शेलिंग पूछा जा रहा है, हाउ मच व्हील शेलिंग, और यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि उनकी लंबाई या फिर उनकी गहराई, लेंथ या डेप्थ नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे दिखाया गया है 50 mm, 30 mm, 20 mm, और यहाँ पे डी दिया है नो शेलिंग अलाउ, कोई शेलिंग अनुमति नहीं है। यानी कोई भी शेलिंग, अगर थोड़ी भी शेलिंग हो तो भी अलाउ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 30 mm दिया गया है और 50 mm दिया गया है और 20 mm दिया गया है। तो देखिए 50 mm तो अलाउ नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम 40 mm अलाउ है, और यहाँ 40 mm नहीं है। यहाँ जो आंसर में जो मैक्सिमम दिया है वो 30 mm दिया है। तो यहाँ पे हम 30 mm राइट आंसर मान लेंगे, ये राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि 30 mm अलाउ है। 50 अलाउ नहीं है, 20 भी अलाउ है, लेकिन 20 से ज़्यादा यहाँ 30 है, तो हम 30 को यहाँ पे राइट आंसर मानेंगे कि 30 mm अलाउ है। और अगर यहाँ पे डेप्थ की बात पूछी जाती तो 1.5 mm का डेप्थ हम उसको देते हैं कि 1.5 mm की डेप्थ अलाउ है। सवाल नंबर 72, कंडमिंग लिमिट ऑफ ब्रेक पैड इज। जो ब्रेक पैड है उसकी जो कंडमिंग लिमिट है उसको पूछा जा रहा है। तो देखिए जो ब्रेक पैड होता है, यहाँ पे अगर हम न्यू की बात करें, LHB में न्यू में 35 mm होता है नए ब्रेक पैड का साइज़, और कंडमिंग हो जाता है 7 mm पे। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 mm। सवाल नंबर 73, आपातकालीन ब्रेक वाल्व में दिए गए चौक का आकार। साइज ऑफ चौक प्रोवाइडेड इन इमरजेंसी ब्रेक वाल्व। जो इमरजेंसी ब्रेक वाल्व होता है उसमें जो चौक दिया गया है उसका यहाँ पे साइज़ पूछा जा रहा है कि उसका साइज़ यहाँ पे कितना होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नो चौक, डी, कोई चौक नहीं होता है यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेक वाल्व में। सवाल नंबर 73 हो गया। अब हम देख लेते हैं सवाल नंबर 74, मेन फंक्शन ऑफ स्पीड सेंसर इज़ WSPD सिस्टम। WSPD सिस्टम में स्पीड सेंसर का काम क्या है? तो यहाँ पे जो WSP सिस्टम होता है उसके अंदर जो स्पीड सेंसर होता है उसका काम होता है एक्सल की गति को समझना, एक्सल की गति को नज़र रखना, एक्सल की गति यानी कि एक्सल की गति पे नज़र रखना। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, टू सेंस स्पीड ऑफ एक्सल। स्पीड सेंसर हर एक एक्सल पे एक लगा होता है और वो एक्सल के स्पीड पे नज़र रखता है, और एक्सल की जो भी स्पीड होती है उसको वो यहाँ पे जो CPU होता है ऊपर की तरफ कोच में, माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम कहते हैं, उसके पास इस डाटा को भेजता है, और फिर माइक्रो प्रोसेसर चारों एक्सल से आने वाले डाटा को एनालाइज करता है और फिर वो समझ जाता है कि चारों एक्सल समान गति से चल रहे हैं कि नहीं। अगर उसको लगता है कि किसी एक्सल से स्पीड की कम गति आ रही है तो फिर वो डंप वाल्व को निर्देश देता है कि भाई तुम्हारे जो ब्रेक सिलेंडर है वो ब्रेक लगा कर रखे हैं, उनके प्रेशर को बाहर निकालो, ब्रेक रिलीज़ कराओ। तो ये WSP का काम होता है। और कई बार ब्रेक लगाने के टाइम जब किसी व्हील में कम ब्रेक लगता है, किसी व्हील में ज़्यादा ब्रेक लगता है, क्योंकि कोई व्हील छोटा होता है थोड़ा, कोई व्हील बड़ा होता है, तो एक में कम ब्रेक लगाना पड़ता है, एक में ज़्यादा ब्रेक लगाना पड़ता है। तो ये काम करता है WSP पूरा जो सिस्टम है। और ये कम चक्का और बड़ा चक्का दोनों के स्पीड में अंतर होगा, और ये अंतर कैसे पता चलता है? ये अंतर पता चलता है इन पे लगे हुए स्पीड सेंसर से, और ये स्पीड सेंसर अपने डाटा को माइक्रो प्रोसेसर तक भेजते हैं, फिर उस डाटा को वो डंप वाल्व को देता है, फिर डंप वाल्व उस अनुपात में एयर प्रेशर उस एक्सल को भेजता है जिस पे ज़्यादा ब्रेक लगाना हो या फिर कम ब्रेक लगाना हो। WSP के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया, जाके चैनल पर देख लेना। सवाल नंबर यहाँ पे 75, व्हाट इज़ द
35% ऑफ 800। देखो फिर ये मैथ का सवाल आ गया, और ये मैथ का सवाल मैंने पहले भी कहा कि मैथ का सवाल हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम तो आप रट नहीं सकते हो। लेकिन अब ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन बस आपको फार्मूला आना चाहिए। जैसे यहाँ पे है 800 का, यहाँ पे 35%, तो इंटू 35 और यहाँ पे बाई 100 कर दीजिए, 2 जीरो कट गए, और 35 में 8 जो है वो इंटू कर दीजिए, तो 280 हो गया। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। तो ये रटने वाली चीज़ नहीं है, अगर ये आपको फार्मूला पता है तो ठीक है, नहीं है तो आप नहीं कर सकते कभी भी। चलिए सवाल नंबर 76, वेट ऑफ बॉगीज़, बॉगी का वज़न कितना है। तो यहाँ पे बॉगी का वज़न पूछा जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये फील्ड बॉगी का वज़न होना चाहिए, और इसका जो राइट आंसर होगा ये बी होना चाहिए, 6.92 टन। ठीक है, लेकिन अगर किलोग्राम में देखें तो किलोग्राम में मैंने कई जगह पढ़ा है 6300 kg, 6300 kg इसका वज़न होता है। LHB का जो बॉगी होता है, फील्ड बॉगी, उसका वज़न 6300 किलो होता है। और अगर हम इसको टन में देखें तो ये हो जाएगा 6.3 टन। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो इसमें दिया गया राइट आंसर वो भी है 6.92 टन। तो आप बताइएगा आपके हिसाब से क्या सही है। हो सकता है ये AC और नॉन AC का मामला हो, इस नॉन AC का 6.3 टन हो और AC का 6.9 टन हो। तो मुझे क्लियर नहीं है, अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सवाल नंबर 77, डूरिंग लीकेज टेस्ट ऑफ LHB रेक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन FP इन 3 मिनट। जब हम लीकेज टेस्ट करते हैं LHB रेक में तो मैक्सिमम जो ड्रॉप परमिटेड है FP में 3 मिनट के अंदर वो कितना होना चाहिए। तो देखिए FP और BP जो लीकेज है 0.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना, 0.2 किलोग्राम, 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से ज़्यादा अलाउ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 मिनट का पूछा जा रहा है कि 3 मिनट में FP में कितना मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप हो सकता है। तो 1 मिनट में अलाउ है 0.2, तो 3 मिनट में हम इसको 3 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 0.6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 78, हाउ मैनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील। एक व्हील पे कितने ब्रेक डिस्क होते हैं। तो यहाँ पे एक व्हील पूछा गया है, ICF है, LHB है, वंदे भारत है, ये नहीं बताया गया है। लेकिन हमें ये पता है कि जो व्हील डिस्क होते हैं वो ब्रेक डिस्क होते हैं वो सिर्फ LHB के अंदर होते हैं, ICF के अंदर नहीं होते हैं। वंदे भारत में होते हैं लेकिन वो एक्सल पे नहीं होते हैं, वो व्हील डिस्क के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे ब्रेक डिस्क की बात हो रही है, तो अगर हम एक एक्सल देखें, ये हमारा एक एक्सल हो गया, तो एक एक्सल पे 2 तो व्हील डिस्क हो जाते हैं और फिर यहाँ पे 2 ब्रेक डिस्क हो जाते हैं। ठीक है, तो एक एक्सल पे, एक पहिए पे 2 ब्रेक डिस्क होते हैं। एक बोगी में पूछा जाए तो एक बोगी में 4 ब्रेक डिस्क होते हैं, और एक कोच में पूछा जाए तो एक कोच में टोटल 8 ब्रेक डिस्क होते हैं। जितने ब्रेक डिस्क होते हैं उतने ही ब्रेक सिलेंडर होते हैं। तो अगर एक पहिए पे 2 ब्रेक डिस्क है तो एक पहिए पे 2 ब्रेक सिलेंडर भी होंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2, एक पहिए पे 2 ब्रेक डिस्क होते हैं। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे हमारा आ गया 79, हाउ मैनी अंडरस्लंग वाटर टैंक आर प्रोवाइडेड ऑन WLRRM कोच। WLRRM कोचों में कितने अंडरस्लंग पानी की टंकियाँ दी गई होती हैं। नीचे की तरफ अंडरस्लंग में कितनी पानी की टंकियाँ होती हैं। तो वहाँ पे एक ही पानी की टंकी होता है, राइट आंसर होगा D, 1, एक पानी की टंकी यहाँ पे होती है। चलिए सवाल नंबर 80, सिंगल पाइप सिस्टम इज़ यूज्ड इन ब्रेक सिस्टम वेंस। ब्रेक सिस्टम में सिंगल पाइप सिस्टम का उपयोग कब किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, FP पाइप ब्रोकन, BP पाइप ब्रोकन, होस पाइप ब्रोकन, आइदर A और B। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा D, आइदर A और B। अगर FP पाइप टूट गया तब भी ट्विन पाइप को हम सिंगल पाइप कर लेंगे, और अगर BP पाइप टूट गया तो भी हम ट्विन पाइप को सिंगल पाइप कर लेंगे। अगर होस पाइप फट गया तो इसको तो हम सेक्शन में चेंज कर सकते हैं, लेकिन BP पाइप या कोई भी पाइपलाइन फट जाता है तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। होस पाइप चेंज किया जा सकता है लेकिन पाइपलाइन को सेक्शन में चेंज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा D, दोनों। अगर FP पाइप फट जाए या फिर BP पाइप फट जाए, दोनों ही कंडीशन में सिंगल पाइप सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेकिंग के लिए। चलिए सवाल नंबर 81, What type of एक्सल गाइडेंस अरेंजमेंट यूज्ड इन ICF RCF बोगी। ICF RCF बोगी में किस प्रकार की एक्सल गाइडेंस व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलीस्कोपिक एक्सल गाइड विद ऑयल डैम्पिंग। टेलीस्कोपिक एक्सल गाइड कहलाता है विद ऑयल डैम्पिंग, उसके अंदर वो ऑयल भी रहता है और ये टेलीस्कोपिक एक्सल गाइड कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल नंबर 82,
मेन शॉप इशू साइज ऑफ ICF सॉलिड व्हील इज, जो ICF का जो इशू शॉप इशू साइज़ है उसका यहाँ पे साइज़ पूछा जा रहा है कि उसका साइज़ क्या है। तो ऊपर भी मैंने बताया था उसका साइज़ होता है 834 mm। 834 mm शॉप इशू साइज़ होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर नया की बात करें तो 915 mm न्यू साइज़ होता है। सवाल नंबर 83, द फुल नेम ऑफ PEAV इज़, PEAV का पूरा नाम क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पावर इमरजेंसी वाल, पैसेंजर एंट्रेंस वाल, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल या पाइप इमरजेंसी वाल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 84, व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक आर यूज्ड इन कोचिंग स्टॉक? कोचिंग स्टॉक में किस टाइप के ब्रेक ब्लॉक का यूज़ किया जाता है? तो कोचिंग स्टॉक में के टाइप के ब्रेक ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 85, अप्रॉक्स राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोच। LHB कोच का राइडिंग इंडेक्स लगभग कितना होता है? तो जो LHB कोच का राइडिंग इंडेक्स होता है वो होता है 2.5। तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5। सवाल नंबर 86, सिक मेमो बुक, सिक मेमो बुक डैश, सिक मेमो बुक क्या है, किस में आता है, इसको क्या कहा जाता है? तो देखिए जो सिक मेमो, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, RS7, RS8, RS15, RS16। तो इसमें जो RS है इसका मतलब रोलिंग स्टॉक होता है, रोलिंग स्टॉक होता है RS का मतलब। और यहाँ पे पूछा जाता है सिक मेमो, तो सिक मेमो के लिए RS16 का इस्तेमाल किया जाता है, RS16 यानी ऑप्शन डी, RS16 का इस्तेमाल सिक मेमो के लिए किया जाता है। और अगर फिट मेमो की बात हो जाए तो फिट मेमो के लिए यहाँ पे RS17 का इस्तेमाल किया जाता है। फिट मेमो के लिए RS17 का इस्तेमाल किया जाता है और सिक मेमो के लिए RS16 का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 87, टोटल नंबर ऑफ कॉयल स्प्रिंग इज़ एन ऑल कॉयल फीड बोगीज। यहाँ पे फीड बोगी में जितने भी कॉयल स्प्रिंग लगे होते हैं तो उनका टोटल नंबर पूछ रहा है कि एक फीड बोगी के अंदर टोटल कितने कॉयल स्प्रिंग लगे होते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी आप देखेंगे तो प्राइमरी, पहले सबसे पहले आप समझ लीजिए प्राइमरी सस्पेंशन, ये है हमारे प्राइमरी सस्पेंशन। और ये कहाँ होता है? ये कंट्रोल आर्म के ऊपर लगा रहता है, वो स्प्रिंग है जिसको हम एक्सल भी कहते हैं, एक्सल स्प्रिंग भी कहते हैं ICF के अंदर। तो ये हमारा प्राइमरी सस्पेंशन हो गया। यहाँ भी 2 स्प्रिंग लगे होते हैं, हर प्राइमरी सस्पेंशन में यहाँ पे 2 लगे होते हैं। उसके बाद यहाँ सेकेंडरी सस्पेंशन हो गया जो बोलिस्टर कहलाता है, और यहाँ भी 2 स्प्रिंग लगे होते हैं। तो सारे जगह में 2-2 स्प्रिंग लगे होते हैं। तो कुल मिला के अगर हम टोटल देखें तो टोटल यहाँ पे 12 स्प्रिंग होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, टोटल 12 स्प्रिंग होते हैं एक बॉगी में। और अगर एक कोच में बात की जाए तो एक कोच में टोटल 24 कॉयल स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है फीड बॉगी के अंदर, ठीक है। और अगर हम ICF की बात करें तो ICF में कम, ICF में इससे कम रहता है, नहीं कम नहीं रहता, जोड़ लेते हैं। ICF में एक एक्सल पे दोनों तरफ 2-2 रहता है, फिर यहाँ 2-2 रहता है। तो ये 2, 4, 6, 8 और फिर यहाँ पे 10 और 2, 12, इसमें भी 12 ही होते हैं, ठीक है। कभी मैंने गिना नहीं था, ICF में भी 12 ही होते हैं। यानी कि जो हमारा एक्सल है, ये एक्सल के दोनों तरफ 2-2 होते हैं, 4 हो गए, एक एक्सल पे 4 हो गया, दूसरे एक्सल पे 4, 8 हो गया। और बोलिस्टर में एक तरफ 2 हो गया, 10 और दूसरी तरफ 2, 12। तो ICF में भी 12 होते हैं और LHB के अंदर भी 12 ही होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 88, कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम ऑफ WRRM इज़, WLRRM का जो लगेज कक्ष है उसकी क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है 5 टन, 5 टन की क्षमता होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 5 टन। चलिए सवाल नंबर 89, फुल फॉर्म ऑफ PLC, PLC का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए PLC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है गाड़ी के स्पीड को रिकॉर्ड करना, और इसी के बिहाफ पे जो हमारा CDTS होता है, कंट्रोल डिस्चार्ज सिस्टम जो होता है, वो काम करता है। चलिए सवाल नंबर 90 देख लेते हैं। सवाल नंबर 90 क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इफ़ इट्स रेडियस इज़ 7 mm, हाइट इज़ 8 mm। अब देखिए यहाँ पे फिर ये आ गया मैथ का सवाल, ठीक है। और ये मैथ का सवाल मैं हर बार कहता हूँ, अब ये लास्ट है, इसके बाद हम इसको कभी सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है एक सिलेंडर है, ठीक है, एक ये हमारा सिलेंडर है, और इस सिलेंडर की जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये हाइट है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की हाइट है। और इसका जो
यहाँ पे हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो रेडियस 7 सी है। ये रेडियस है, ये 7 cm है, 7 सेंटीमीटर रेडियस है, 7 सेंटीमीटर रेडियस है और हाइट है इसकी 8। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम का अगर हम फार्मूला बताएं तो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे एच, ठीक है। तो यहाँ पे पाई की अगर हम वैल्यू देखें तो 22/7 पाई की वैल्यू हो गई। और अगर हम यहाँ पे रेडियस देखें तो 7 है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर होता है तो 7 × 7 ये रेडियस हो गया, 7 × 7 रेडियस हो गया। और यहाँ पे अगर हाइट की बात करें तो हाइट हमारा 8 हो गया, ठीक है। एक साथ से कट गया, बचा यहाँ पे 22 × 7 × 8। अब इन सबको आप गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 1232 mm, ठीक है, सॉरी 32 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1232। अब इसमें 1232 कौन सा है भाई, चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे 1232 mm, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1232 mm। ये मैथ का आखिरी सवाल है, इसके बाद मैथ का कोई सवाल हम सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा सवाल नंबर 91 आ गया। इफ़ द ब्रेक पैड्स आर वियरिंग आउट इन टेपर कंडीशन द करेक्शन एक्शन विल बी। यदि ब्रेक पैड टेपर स्थिति में ख़राब हो रहे हैं तो कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए, यानी वो कौन सा फिटिंग है जिसको सही करने से ये चीज़ें सही हो जाएंगी। तो यहाँ पे अलाउ द ब्रेक पैड इज सेम कंडीशन, ब्रेक पैड उसी स्थिति में रहने दे। रिप्लेस द ब्रेक पैड इमिडिएटली, जो ब्रेक पैड है उसको तुरंत बदल दे। रिप्लेस द ब्रेक कैलिपर यूनिट इमिडिएटली, जो ब्रेक कैलिपर यूनिट है उसको तुरंत बदल दे। इग्नोर इट, इसे इग्नोर करें, तो नहीं, हम इसको इग्नोर तो कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, रिप्लेस द ब्रेक पैड इमिडिएटली, जो ब्रेक पैड है उसको तुरंत बदल देना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 92। द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इन यार्ड फॉर एयर ब्रेक ट्रेन शुड बी चेंज व्हेन द थिकनेस इज। एयर ब्रेक गाड़ी के लिए जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक होते हैं उनकी जो मोटाई है कितनी कम हो जाए तो उसको बदल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 mm। 10 mm उसकी थिकनेस होती है तो हम उसको बदल देते हैं और ऑप्शन ए उसका राइट हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 93। व्हाट विल यू डू इफ़ हैंड ब्रेक आर अप्लाइड बट ब्रेक इंडिकेटर शो ग्रीन। यदि हैंड ब्रेक लगा है लेकिन ब्रेक जो इंडिकेटर है वो ग्रीन दिखा रहा है तो आप क्या करेंगे। ब्रेक लगा हुआ है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है लेकिन जो ब्रेक इंडिकेटर है वो ग्रीन दिखा रहा है, तो क्या करेंगे। चेक द प्रेशर इन प्रेशर टैंक, चेक द लीकेज ऑफ ब्रेक पार्किंग ब्रेक लाइन, चेक द सेटिंग ऑफ केबल, ऑल ऑफ एबव। तो देखिए ये सारी चीज़ें करके देखेंगे। पहले प्रेशर जो टैंक है उसका प्रेशर चेक करेंगे, उसके बाद जो चेक द लीकेज ऑफ पार्किंग ब्रेक लाइन, जो पार्किंग का ब्रेक लाइन है उसका लीकेज चेक करेंगे, उसके बाद जो उसकी केबल होती है उसकी सेटिंग को हम चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें चेक करनी इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 94। टेंस बिटवीन इनर व्हील ऑफ LHB। LHB के आंतरिक पहियों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये हो जाती है 12,340 mm। 12,340 mm राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 95। टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल आर्म ब्रैकेट वोल्टेज। जो कंट्रोल आर्म का जो ब्रैकेट है उसमें जो यहाँ पे टॉर्क है वो कितने के टॉर्क यहाँ पे अप्लाई किया जाता है टाइट करने के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी 170 Nm। चलिए सवाल नंबर 96। चेक ऑफ एयर होज इज़ डन इन। चेकिंग ऑफ एयर होज इज़ डन इज़। एयर होज जो होता है उसको कब कब चेक किया जाता है, तो देखिए ये सारे शेड्यूल में चेक किया जाता है, D1 D2 D3 हर शेड्यूल में चेक किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 97। हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर प्रोवाइडेड ऑन वन पावर कार। एक पावर कार में कितने ब्रेक डिस्क दिए गए होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 8। एक पावर कार के अंदर 8 ब्रेक डिस्क दिए गए होते हैं। एक एक्सल के ऊपर 2 ब्रेक डिस्क होते हैं। एक बोगी में टोटल 4 ब्रेक डिस्क होते हैं, तो 2 बोगी यानी कि एक कोच में टोटल 8 ब्रेक डिस्क होंगे। और ये पावर कार या फिर ये AC नॉन AC की बात नहीं है, एक LHB कोच में चाहे वो कोई सा भी कोच हो उसमें यहाँ पे टोटल 8 ब्रेक डिस्क ही आपको दिखेंगे और 8 ब्रेक सिलेंडर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी 8, ठीक है। सवाल नंबर 98। ए स्क्वायर हैज़ ऑल इट्स एंगल इक्वल टू। एक स्क्वायर के सभी कोण बराबर होते हैं, बहुत सिंपल है, ऑप्शन ए 90 डिग्री। स्क्वायर का जो हर कोण होता है वो बराबर होता है और वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये सॉरी स्क्वायर नहीं बनाया मैंने, ये है स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हर जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है।
चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 99, फ्रेज स्टॉक प्रीमियम रेक बीपीसी वैलिडिटी। जो फ्रेज स्टॉक है उसका जो प्रीमियम रेक है उसकी बीपीसी की यहाँ पे वैलिडिटी पूछी जा रही है कि उसकी वैलिडिटी यहाँ पे कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे बी हो जाएगा 12 + 03 डेज, 12 + 3 दिन प्रीमियम रेक की बीपीसी की वैलिडिटी होती है। सवाल नंबर 100, परमिशिबल वेरिएशन इन न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम एक्सल ऑन बीजी कोचेज वैगन इज। जो परमिशिबल यहाँ पे न्यू ट्रेड का जो डायमीटर है सेम एक्सल पे वो कितना होना चाहिए। तो देखिए सेम एक्सल पे वो है वो 0.5 mm होता है, सेम एक्सल पे 0.5 होता है। अगर बॉगी में बात करें, एक ही बॉगी में दो एक्सल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो यहाँ पे डायमीटर का जो वेरिएशन होता है वो होता है 13 mm। सेम बोगी में दो एक्सल के बीच में डायमीटर का जो वेरिएशन है वो 13 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम वैगन की बात करें तो वैगन में 25 mm से, यानी दोनों बॉगी में 25 mm से ज़्यादा का न्यू व्हील ट्रेड डायमीटर में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, 25 mm से ज़्यादा। तो सेम एक्सल का पूछा जा रहा है 0.5, तो ऑप्शन बी इसका राइट टाइम हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.5 mm। सवाल नंबर 101, व्हाट इज़ द लमसम अवार्ड गिवन फॉर पासिंग हिंदी स्टेनोग्राफी एग्जामिनेशन। तो हिंदी आशुलिपि परीक्षा पास करने पर दिए जाने वाला एक मुश्त पुरस्कार की राशि कितनी होती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए 3000। सवाल नंबर 102, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निजी प्रयासों में प्राग परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलने वाला एक मुश्त पुरस्कार की राशि क्या है। अगर आप यहाँ पे प्राग परीक्षा को अगर आप पास करते हैं तो उसमें जो आपको पुरस्कार मिलता है उसकी राशि पूछी जा रही है कि उसकी राशि क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम प्रबोध परीक्षा की बात करें तो प्रबोध जो है, प्रबोध परीक्षा में 1600 रुपये मिलते हैं, पुरस्कार राशि 1600 रुपये की होती है। अगर हम प्रवीण की बात करें तो प्रवीण में 1500 रुपये हमें मिलते हैं, 1500 की पुरस्कार राशि दी जाती है। और अगर प्रज्ञ की बात करते हैं तो इसमें 2400 रुपये दिए जाते हैं पुरस्कार के रूप में। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, अगर हम ऑप्शन में देखें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2400 रुपये। सवाल नंबर 103, हु इज़ द एडिशनल मुख्य राज्यसभा अधिकारी ऑफ बेंगलुरु डिवीज़न। बेंगलुरु डिवीज़न का मुख्य राजभाषा अधिकारी कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ADRM A/A। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ADRM/A। यहाँ पे ए का मतलब क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 104, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लमसम अवार्ड पेड फॉर पासिंग हिंदी प्रवीण एग्जाम हेल्ड बाय हिंदी टीचिंग स्कीम विद इंडिविजुअल एफर्ट। अब यहाँ पे प्रवीण एग्ज़ाम में जो यहाँ पे लमसम अवार्ड दिया जाता है वो उसमें कितने रुपए दिए जाते हैं वो पूछा जा रहा है। ऊपर मैंने आपको तीनों के लिए बताया है कि किस में कितना कितना दिया जाता है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर 1500 आदेश होगा। और ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 105, व्हेन विल बी द वर्ल्ड हिंदी डे विल बी सेलिब्रेटेड एवरी। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 10 जैन को। सवाल नंबर 106, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन कब हुआ था। इन विच ईयर हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड। राइट आंसर डी हो जाएगा 1960। सवाल नंबर 107, मेंशन द नेम ऑफ द अवार्ड टू बी गिवन फ्रॉम राइटिंग द बुक ऑफ हिंदी पोएम्स बाय द रेलवे बोर्ड। हिंदी कविता संकलन लिखने पर रेलवे बोर्ड के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है। तो इसका नाम है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। सवाल नंबर 108, आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फॉर्म को कितनी भाषाओं में तैयार किया जाता है। तो ये 3 भाषा में तैयार किया जाता है, जिसमें एक स्थानीय होता है, एक हिंदी होता है, एक इंग्लिश होता है। ठीक है। सवाल नंबर 109, जन सामान्य में प्रयोग किए जाने वाले बोर्ड कितने भाषाओं में होने चाहिए। इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा बी 3 भाषाओं में होना चाहिए, एक स्थानीय भाषा, एक हिंदी और एक इंग्लिश। सवाल नंबर 110 जो कि आखिरी सवाल है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन सेटअप इन 1955। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी श्री बाल गंगाधर खेर। तो ये पूरी वीडियो कैसे लगी देखिए, इसमें एक आध सवाल हो सकता है कि गलत हो, अगर सवाल जो भी मैंने जो ऑप्शन बताया हो सकता है गलत हो। अगर ऐसा आपको कुछ मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे कमाल की वीडियो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।